गुड इवनिंग फ्रेंड्स, मैं जितेंद्र कुमार पुनः एक बार श्योर सक्सेस में आप लोगों का स्वागत करता हूं। वैसे छात्र जो 71 बीपीएससी के लिए तैयारी कर रहे हैं और उसके लिए बड़ा ही उत्सुक हैं, तो हम लोगों ने भी उसको देखते हुए 71 बीपीएससी का नया बैच स्टार्ट किया है कि इस बार जो 70 का एग्जाम 70 वाला एग्जाम हुआ, उसमें बहुत ऐसे छात्र थे जो बड़े अच्छे पिछले 3-4 बार से 3 बार 2 बार से वो रिटन लिख रहे, मेंस एग्जाम्स लिख रहे थे, लेकिन इस बार वो वंचित रह गए। ऐसा नहीं था कि सवाल इस तरह का था जिसके वजह से एकदम, कहने का मतलब कि बीपीएससी के ट्रेंड्स को उसके वो पकड़ नहीं पाए और उसके अनुसार अपनी स्ट्रेटजी में चेंज नहीं कर सके, या अपना स्ट्रेटजी वैसा बनाया नहीं कि मतलब अगर थोड़ा बहुत चेंज भी हो तो एग्जाम मतलब उनका निकल जाए। तो उसी समस्या को देखते हुए हम लोगों ने आज इस पर चर्चा एक रखी है छोटी सी, खासकर बड़ा ही एक इम्पोर्टेंट विषय है इकोनॉमी। बीपीएससी में इंडियन इकोनॉमी जो है, इससे सवाल तो 14-15 सवाल ही आते हैं, लेकिन इसके स्ट्रैटेजी को लेकर या बच्चों को इसमें बहुत ज्यादा परेशानी देखने को मिलता है। तो हम लोगों ने इंडियन इकोनॉमी को लेकर एक छोटा सा आपके सामने डिस्कशन रखा है कि यहाँ आप लोग देखिए बोर्ड पे इंडियन इकोनॉमी को से बीपीएससी में पिछले 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 पिछले 8 बार के एग्जाम्स में क्वेश्चन का स्वरूप क्या रहा है, किस किस टॉपिक से प्रश्न रहे हैं, है ना, और नंबर ऑफ क्वेश्चंस क्या रहा है। तो यहाँ पर आप गौर कीजिएगा, तो इसमें क्या है कि आपको जो टॉपिक्स हैं वो भारतीय अर्थव्यवस्था, बैंकिंग, कृषि उद्योग एवं अन्य यानी सेवा, बजट संघीय यानी संघ सरकार का बजट, बिहार की अर्थव्यवस्था, बिहार आर्थिक सर्वेक्षण, आर्थिक समिति आयोग, कुछ शब्दावली, सैद्धांतिक यानी इकोनॉमिक्स से कुछ थ्योरी से संबंधित और अर्थव्यवस्था पर से को लेकर क्वेश्चन रेज किया जाता रहा है। तो यहाँ पर जब हम लोग इसका ऑब्जर्वेशन करते हैं तो 2023 में इकोनॉमिक्स से कुल 13 सवाल, इंडियन इकोनॉमी से कुल 13 सवाल पूछे गए, जिसमें सर्वाधिक प्रश्न जो था वो भारतीय अर्थव्यवस्था से था। ठीक है, सर्वाधिक भारतीय अर्थव्यवस्था से, और उसके बाद 4 प्रश्न थे वो बिहार के इकोनॉमिक सर्वे यानी बिहार आर्थिक सर्वेक्षण से, और 2 प्रश्न आपको बैंकिंग से, उसी प्रकार 2 प्रश्न कृषि उद्योग एवं सेवा क्षेत्र से, और बस यही क्वेश्चन रहा है। मतलब 69 बीपीएससी में कुल 13 प्रश्नों में सर्वाधिक प्रश्न वो भारतीय अर्थव्यवस्था से रहा। उसी प्रकार आप इसके पीछे 68, 67, 66, 65, 64, 63, 60 टू 62 उसमें आप देख सकते हैं क्वेश्चन क्या रहा। तो 12, 15, 12, 12, 17, 15, 12, 13। तो विगत 2-3 बार के एग्जाम्स में ऐसा देखा जा रहा है कि 1-2 प्रश्न 2-3 प्रश्न पिछले बार की अपेक्षा ज्यादा बढ़ रहा है। तो मेरा मानना है कि बीपीएससी के जितने भी कैंडिडेट होते हैं, खास करके बिहार लोक सेवा आयोग के एग्जाम्स देने वाले, उनमें बहुत से छात्रों के लिए इंडियन इकोनॉमी या इकोनॉमी से संबंधित प्रश्न उनको बड़ा जटिल लगता है कि कैसे हम इसको पढ़ें, है ना, कैसे पढ़ें, क्या स्ट्रेटजी हो और एग्जाम्स में हम कैसे जाए। ऐसे वो क्या नॉर्मली कोई बुक पढ़ लेते हैं, पढ़कर चले जाते हैं, वहां जब एग्जाम्स में वो बैठते हैं तो 15 सवाल ही है, 15 में उनका 8 से 10 गलत हो जाता है। अब 15 सवाल में किसी स्पेसिफिक पेपर में 8 से 10 गलत हो जाना, तो वो क्या है कि उनको एक तरह से कंपटीशन से बाहर कर देता है। हम लोगों ने बहुत से छात्रों की समस्याओं को देखा, तब हम लोगों ने एक नया स्ट्रेटजी इस बार के लिए तैयार किया है। इकोनॉमी का एक बहुत ही अच्छा ये मतलब हम लोग का ये होगा कि उस इकोनॉमी के जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं उसको अच्छे से एकदम मतलब के एनालिटिकल अप्रोच के साथ आपके साथ हम रहेंगे, और उसका मतलब आपको साथ में क्लासरूम में यानी हर टॉपिक्स के बाद आपका एक उससे रिलेटेड टेस्ट करवा लेंगे, और टेस्ट करवा के किसी भी तरह का कंफ्यूजन होगा उसको हम लोग क्लासरूम में ही उसका डिस्कस करके उसका सॉल्यूशन कर देंगे। और आपको उस कंसेप्ट को लेकर, देखिए इकोनॉमिक्स बेसिकली है एक कंसेप्चुअल पेपर,
और दूसरा चीज क्या है कि बहुत से बच्चे एकेडमिक्स, जब उनका इकोनॉमिक्स मान लिया कि ऑनर्स रहा या उनका ये रहा सब्सिडरी विषय रहा, उसके बावजूद वो उस पर कॉन्शियस नहीं होते हैं। और वो बच्चे जिनका इकोनॉमिक्स नहीं रहता है ग्रेजुएशन में, खैर वो तो उनका तो उससे मतलब क्या कहें, वो उनका डिटैचमेंट ही रहता है। जब कमीशन में वो आते हैं तो उस तरह के क्वेश्चंस को देखते हैं तो उनके मन में लगता है कि अरे ये बड़ा जटिल है, ये इसको पढ़ने के लिए कैसे क्या करना करें। और यही यही चीज जो है उनके लिए बड़ा डिफिकल्ट हो जाता है एग्जाम के। तो आज हम लोग इकोनॉमी को लेकर खास करके कुछ आप लोग को देख यहाँ पे, जैसे मान लिया भारतीय अर्थव्यवस्था है, इससे पिछला बार 5 सवाल और 2018 63 में 8 सवाल और 64 में 7 सवाल पूछे गए थे। उसी प्रकार कृषि उद्योग मस्ट है, इससे कृषि उद्योग और सर्विस सेक्टर, इससे तो प्रश्न होना ही होना है। खासकर आपको एग्रीकल्चर से तो प्रश्न रहेगा ही, क्योंकि इंडिया में एग्रीकल्चर का जो इम्पोर्टेंस है और बिहार में जो इम्पोर्टेंस है, तो इससे प्रश्न न रहने का तो कोई सवाल ही नहीं होता है। तो यहाँ पे हम लोग उसको देखेंगे। फिर बजट को लेकर केंद्र सरकार का, राज्य सरकार का, इंडियन भारत सरकार का इकोनॉमिक सर्वे, बिहार सरकार का इकोनॉमिक सर्वे, इससे प्रश्न भी रहना मस्ट है। देख सकते हैं आप कि इकोनॉमिक सर्वे से 4 प्रश्न पूछे गए हैं पिछले बार, यानी 69 बीपीएससी में। तो हम लोगों का इस बार का जो स्ट्रेटजी रहेगा वो ऐसा रहेगा कि मान लिया इंडियन इकोनॉमी को हम लोग इंडियन इकोनॉमी पढ़ रहे हैं या आप लोग या आपको पढ़ा रहे हैं, तो इंडियन इकोनॉमी से संबंधित जो उसका ये बेसिक्स है, मान लिया कि सपोज कीजिए इंडियन इकोनॉमी में इकोनॉमी क्या होता है, इकोनॉमी कितने प्रकार के होते हैं, समष्टि व्यष्टि, खैर ये तो जानकारी के लिए। लेकिन मेरा कहना है कि इंडियन इकोनॉमी के को जो डिफरेंट एस्पेक्ट्स हैं भारतीय अर्थव्यवस्था के, उसको अच्छा से आपके समक्ष रखना और आपकी समझ, है ना, आपकी समझ। जैसे बहुत से बच्चों के लिए अभी भी ये प्रश्न रहता है, अभी ये बड़ा डिफिकल्ट है कि पूंजीवादी अर्थव्यवस्था क्या है, समाजवादी अर्थव्यवस्था क्या है और मिक्स्ड इकोनॉमी क्या है। और यदि उनसे पूछा जाता है कि इंडियन इकोनॉमी, इंडिया का जो इकोनॉमी है वो उसका नेचर क्या है, तो अब मान लिया चाइना का इकोनॉमी, उसका नेचर क्या है, दोनों में क्या, तो ये जो बेसिक्स इस तरह की जो समझ होती है वो उसमें गड़बड़ा जाता है। तो हम लोगों ने हर टॉपिक्स को खास करके उसका एनालिटिकल डिबेट आपके साथ रखा है। क्लासरूम में या ऑनलाइन जिस तरीके से बच्चे जुड़ेंगे वो क्या रहेगा, प्रत्येक टॉपिक का एनालिटिकल डिबेट्स और डाटा एकदम अपडेटेड। कहने का मतलब कि इंडियन इकोनॉमी है तो इंडियन इकोनॉमी 3 क्षेत्र, कोई भी इकोनॉमी बनता है तो एग्रीकल्चर मतलब प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक, इस तरह से एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री और सर्विस सेक्टर। तो ये एग्रीकल्चर क्या है, एग्रीकल्चर का जीडीपी में क्या योगदान है, आपका सर्विस सेक्टर क्या है, इंडस्ट्री क्या है, और इंडस्ट्री में भी बहुत से उसके ये कंपोनेंट्स होते हैं, उन सबका एक अपना अलग योगदान होता है। तो इस तरीके से हम लोग उसका स्टेप बाय स्टेप आपके सामने रखेंगे। तो कहने का मतलब हमारा ये है कि इंडियन इकोनॉमी या इकोनॉमी से रिलेटेड जितने भी तरह एस्पेक्ट्स बीपीएससी टच करता है या उस टच करने की संभावना है, उन सारे एस्पेक्ट्स पर, जैसे मान लिया मॉनेटरी पॉलिसी है ना, फिजिकल पॉलिसी, बैंकिंग, बिहार में बैंकिंग, है ना, इंडियन इकोनॉमी बिफोर द एलपीजी, इंडियन इकोनॉमी आफ्टर द एलपीजी, उन दोनों के बीच क्या बेसिक चेंजेस हैं, 91 से पहले इंडियन इकोनॉमी कैसा था, 91 के बाद कैसा है, और क्या चेंजेस दिख रहे हैं। ऐसे तो इसमें आपको वही पूछेगा, मान लिया किसे क्वेश्चन एक बीपीएससी पूछता है, जैसे देख 91 के बाद कि 91 से पहले जो ग्रोथ रेट इंडिया का था, उस ग्रोथ रेट को क्या कहते हैं, और 91 के बाद जो इंडिया का ग्रोथ रेट हुआ, तो दोनों के बीच किस तरह का अंतर है ना। तो वहां क्या था कि 91 के पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ, 91 के पहले जो ग्रोथ रेट था वो हिंदू ग्रोथ रेट करके बड़ा पॉपुलर था, 3 से 4%। लेकिन आफ्टर 91 उसके बाद भारत का ग्रोथ रेट अब तक एवरेज ऑन एवरेज 6.5 पर ईयर्स के हिसाब से बढ़ा। आज भारत दुनिया की 5वीं अर्थव्यवस्था बन गई। तो इस तरह के जो चेंजेस हुए एलपीजी के कारण, तो ये तो उसका मान लिया एलपीजी, अब उसको लेकर किस तरह की परेशानियां हमारे इकोनॉमी में आ रही है, तो है ना, तो असमानता को लेकर
खास करके जो इनइक्वलिटी बढ़ रहा है, तो उसको नीति आयोग, पहले योजना आयोग हम लोग पढ़ते थे, अब नीति आयोग किस तरह हमारी आर्थिक नीतियों को प्रभावित कर रहा है। तो जैसा कि मैं कह रहा था कि पहले देखिए, आप जरा सा मैं बोर्ड पे आप लोगों को ले चलता हूं कि पहले हम लोग क्या थे, ठीक है। तो जैसा कि मैं कह रहा था कि पहले हम लोग पढ़ते थे 2015, मान लिया 2015 से पहले क्या था, योजना आयोग। अब यहाँ पे क्या हुआ कि 2015 में आया नीति आयोग और योजना आयोग को समाप्त कर दिया गया। अब यहाँ पर बच्चे क्या, बहुत से लड़के समझते हैं कि दोनों एक ही है ना, दोनों एक ही है, और दोनों एक ही नहीं है। नीति आयोग का जो रोल आज हमारे इकोनॉमी में है या भारत की अर्थव्यवस्था में, वो योजना आयोग के जो उसकी भूमिका थी उससे थोड़ा डिफरेंट है ना। तो यहाँ पे उनको समझना ये होगा कि योजना आयोग से नीति आयोग किस प्रकार अलग है ना। तो कहने का मतलब कि यदि योजना आयोग और नीति आयोग में सबसे बड़ा डिफरेंस क्या है, तो देखिए यह एक सलाहकारी संस्था है ना। जबकि योजना आयोग क्या था कि योजना आयोग में एक तरह से वो मतलब भारत के डेवलपमेंट्स को लेकर योजना आयोग नीति बनाती थी और उसको इम्प्लीमेंट करवाने के लिए राज्यों में इम्प्लीमेंट करवाती थी। उस पर बहुत सारे सवाल हुए, मतलब कहने का मतलब कि आज के इस मतलब समय में योजना आयोग को कहा गया कि नहीं, नीति आयोग को लाया जाए। जो मेरा कहने का मतलब है कि योजना आयोग और नीति आयोग में जो मूलभूत अंतर है, ये क्या है कि ये भारत की संघात्मक शासन व्यवस्था को एक तरह से प्रदर्शित करती है, यानी यह सभी राज्यों को समान भागीदारी सुनिश्चित करती है और राज्यों को उनकी जरूरतों के अनुसार उसे मदद करती है ना। जबकि नीति योजना आयोग के समय में या योजना आयोग को लेकर इस तरह के बहुत से राज्यों की उसमें शिकायत भी रहती थी कि हमारी बातें नहीं सुनी जा रही है, तो नीति आयोग। तो इस तरह से उसी प्रकार बहुत से ऐसे इकोनॉमी के बहुत से ऐसे चेंजेज हैं या टॉपिक्स हैं जिस पर हम लोग बात करेंगे। जैसे मान लिया सपोज करते हैं आज हमारे यहाँ गरीबी है ना, गरीबी को लेकर बहुत से कार्यक्रम चलाए भी जा रहे हैं और मतलब सरकार को सफलता भी मिल रही है। तो कहने का मतलब कि ग्लोबलाइजेशन ने गरीबी के संबंध में उसके क्या उपलब्धियां रही। 1991 के बाद जो हमारे आर्थिक नीति में इकोनॉमिक रिफॉर्म्स जो आया, उसने गरीबी को लेकर, ये गरीबी पर उसके क्या प्रभाव पड़े, तो उस तरीके से उससे पहले क्या था। तो इस तरीके से हम लोग क्या कहने का मतलब है, इस तरीके से हम लोग हर टॉपिक्स पे भारत की जो अर्थव्यवस्था है उसको 91 से पहले, 91 के बाद, और जो मान लिया 91 से पहले सोशलिस्टिक इकोनॉमी था, हमारा समाजवादी समाज था, लेकिन 91 के बाद हम लोग एक मिक्स्ड इकोनॉमी में, खास करके एक ओपन इकोनॉमी के रूप में हम लोग सामने आते हैं। तो उसका क्या ड्रॉबैक है, उसके क्या फायदे हैं, ये सब पर उसमें उसी प्रकार गरीबी, बेरोजगारी को लेकर, गरीबी को लेकर क्या स्ट्रैटेजी है, किस तरह के चेंजेस करना चाहिए। और भी जो टॉपिक्स हैं, मान लिया इसमें आपने देखा है बैंकिंग सेक्टर में, है ना। तो बैंकिंग सेक्टर में ये शुरू कर आरबीआई क्या है, आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी क्या होती है, आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी के क्या इकोनॉमी में रोल है ना, मॉनेटरी पॉलिसी के क्या टूल्स हैं, है ना, मॉनेटरी पॉलिसी और फिजिकल पॉलिसी में क्या अंतर है, तो ये सारी बातें हम लोग उस पर बड़े बारीकी से आपके साथ डिबेट करेंगे और आपका कोई भी इस तरह का कोई कंफ्यूजन होगा तो पूरी तरह दूर होगा। और जब आप इकोनॉमिक्स के कुछ टर्म्स होते हैं, है ना, इकोनॉमिक्स के कुछ अपने टर्म्स हैं और उस टर्म्स के बारे में यदि अच्छे से आप नहीं जानते हैं तो इकोनॉमिक्स से रिलेटेड प्रश्नों को सॉल्व करना आपके लिए बड़ा डिफिकल्ट रहेगा। और 15 सवाल यदि पूछे जाते हैं, आप चाहते हैं कि उसमें 12 से 13 सवाल आपके सही हो, तो खास करके इकोनॉमिक टर्म्स के विषय में आपको अच्छे से जानकार होना पड़ेगा, यानी वो एग्जैक्टली कह क्या रहा है ना। तो जैसे मान लिया बजट में कहा जाता है कि राजकोषीय नीति को, राजकोषीय घाटे को 3 से 4% तक रखने का ये किया गया है बजट में। तो राजकोषीय घाटा होता क्या है एग्जैक्टली, आप ये जानेंगे तब ना बजट घाटा क्या होता है ना।
तो इस प्रकार इकोनॉमिक्स टर्म्स हैं। मान लिया फॉरेन में आपको ट्रेड की बात, विदेशी व्यापार, तो विदेशी व्यापार में भुगतान संतुलन क्या है, पेमेंट ऑफ बैलेंस बोलते हैं उसको, ये क्या होता है। तो इस तरह के जो टर्म्स हैं उसके विषय में आपकी जानकारी जब तक नहीं होगी, आप इकोनॉमिक्स से रिलेटेड प्रश्नों को हल करने में बड़ा कंफर्ट नहीं रहेंगे। और निश्चित रूप से आप उसके यदि 15 प्रश्न पूछते तो आप 6-7 उसका सॉल्यूशन देते देते आप क्या करेगा कि आपका वो उससे आगे आप नहीं पढ़ पाए। तो मेरा और हम ये प्रयास रहेगा कि यदि इकोनॉमिक्स में 15 सवाल पूछे गए हैं तो लड़के कम से कम 13 सवाल उसका जरूर हल करके आए। और यदि आप इसमें सफल होते हैं और उसमें हम लोग आपके साथ सहयोगी हैं, है ना, आपकी समझ को डेवलप करने के लिए हम लोग उपस्थित रहेंगे। और क्लासरूम में किसी भी तरह के कंफ्यूजन, किसी भी टॉपिक को लेकर कोई अगर आपके मन में कोई संशय है तो वहां फेस टू फेस होकर आपका उससे डिबेट करके उसका दूर करें। और आप यदि ऐसा करते हैं तो मान लिया कि अगर 15 सवाल में 13 सवाल, 12 सवाल आप सॉल्यूशन इकोनॉमिक्स का कर दिए, तो हिस्ट्री ज्योग्राफी तो आप बनाते ही हैं। हिस्ट्री ज्योग्राफी पॉलिटी वो तो मतलब आप लोग करते ही रहते हैं, करंट अफेयर्स है उसको भी करते रहते हैं। तो कहने का मतलब कि आपका रिजल्ट या रिजल्ट का संभावना बड़ा ही अच्छा रहता है। और उसमें ये नहीं होगा कि क्वेश्चन का नेचर चेंज कर गया, हम बाहर हो गए, है ना। क्वेश्चन का कोई स्पेसिफिक नेचर को देखते हुए तैयारी नहीं होती। हाँ, तैयारी का एक अपना स्ट्रक्चर होता है, स्ट्रेटजी होता है कि हमको ऐसे तैयारी करना है। उसमें कोई इस तरह का, मान लिया अभी जो बच्चे कह रहे थे 69-70 को लेकर कि क्वेश्चन जो था ना वो एकदम मतलब 69 की अपेक्षा क्या था कि एकदम उसका लेवल नीचे चलाया। अरे तो लेवल नीचे चलाया तो क्या हो गया। मान लिया बैंकिंग से क्वेश्चन पूछे, आरबीआई के कार्य पूछ दे, आरबीआई के किसी काम को रेपो रेट क्या होता है, अब फिर पूछ दे रिवर्स रेपो रेट क्या होता है, तो क्या उसमें मान लिया कोई ये क्या हो जाएगा। अगर आपकी अवधारणा आपके अच्छी है, आपने विषय को अच्छा से पढ़ा है, कंसेप्चुअल पार्ट को अच्छे से जानते हैं, तो उसका जो अलग मान लिया जो ये है ना, स्टैटिक पार्ट है, उसको अच्छे से यदि आप जान रहे हैं तो कहने का मतलब उसका जो डायनेमिक पार्ट है, मान लिया डाटा का बात है, तो वो तो क्या है, उसको तो याद करने की बात है। लेकिन डायनेमिक पार्ट तभी आपका कांस्टेंट रहेगा, आप उसको अच्छे से समझ पाए, स्टेबल कर पाइएगा, जब तक स्टैटिक पार्ट को यानी अवधारणा को, अर्थशास्त्र की अवधारणा को अच्छे से समझना या अर्थव्यवस्था की अवधारणा को, उसके विभिन्न पहलू के बारे में अच्छे से जानकार होना, जब तक आप नहीं समझिएगा तब तक आपको प्रश्न को का सॉल्यूशन आपके लिए बड़ा डिफिकल्ट बना रहेगा। तो आइए हम लोग का प्रयास होगा, सोमवार से हमारा इकोनॉमी का क्लास शुरू हो रहा है और 71 बीपीएससी को लेकर, और हम लोग जितना हर संभव इस आपका जो जिस तरह का मन में जटिलता है इस विषय को लेकर, आप ही का नहीं है, बिहार में मैं तो समझता हूं कि 70-80%, 90% बच्चों के मन में इकोनॉमिक पेपर को लेकर बड़ा जटिल होता है कि कॉम्प्लिकेशन कैसे उसको हम लेकर आगे बढ़ेंगे। तो वह क्या करते हैं कि दूसरे दूसरे पेपर को पढ़ लेते हैं और लास्ट में कोई मार्केट से कोई जाते हैं किसी पब्लिकेशन का कोई लिया है और उसको उलट पलट कर देखे, लेकिन उसका आउटपुट सेटिस्फैक्टरी नहीं होता है, 4 से 5 सवाल हल करते करते वो बिखर जाते हैं। तो हम लोगों का यह प्रयास होगा कि खासकर इकोनॉमी को लेकर हम लोग पूरी तरह से सजग होकर आपकी तैयारी को एकदम टू द पॉइंट आगे ले जाएंगे। और यह प्रयास होगा कि आप मैक्सिमम क्वेश्चंस का सॉल्यूशन हल करके आइए। और जब आप इकोनॉमी के 13, 14, 12 सवाल हल कर देंगे तो निश्चित रूप से प्री में आपका रिजल्ट रुकने वाला है। धन्यवाद।